देखिए, समझने की कोशिश करते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है या बॉन्ड क्या होता है। तो हम लोग बात को स्टार्ट करें, केमिकल बॉन्डिंग बोले या बॉन्ड बोले एक ही बात है। तो पहले तो ये समझते हैं बॉन्ड क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड। देखिए, इसका एक डेफिनेशन समझिए। बॉन्ड मतलब बंधन, जुड़ाव। तो एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके कारण दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। A force of attraction due to which two or more atoms combine together is called bond. And in chemistry it is known as chemical bonding. यही बॉन्डिंग कहलाता है, यही बॉन्ड होता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि why bond formation take place? बॉन्ड बनता क्यों है, क्यों जरूरत है जुड़े हुए रहने की, बॉन्ड क्यों बन रहा है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि हर एलिमेंट चाहता है अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बनना। अब इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए आपस में जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वगैरह होता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस या व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टू अटेंड नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय एन इंडिविजुअल एटम, बॉन्ड फॉर्मेशन डज टेक प्लेस। मतलब हर इंडिविजुअल एटम अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है और इसी के लिए वो बॉन्डिंग करता है। ठीक है। अब ये बॉन्डिंग कितने तरह से होती है? तो बॉन्डिंग तब भी होगी जब दो एटम के बीच में या दो से अधिक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हो, और बॉन्डिंग तब भी होती है जब दो या दो से अधिक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो बॉन्ड कई तरह के हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। बॉन्ड तो समझ गए हम लोग, अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड मतलब केमिकल बॉन्ड। कौन कौन सा बॉन्ड है, टाइप बॉन्ड का कौन कौन सा टाइप है? तो देखिए, तीन टाइप हम लोग मेनली पढ़ेंगे। पहला, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, वो भी बताएंगे अभी आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है। दूसरा है हम लोग का मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये टाइप का बॉन्डिंग भी आपको अगले चैप्टर में कार्बन कंपाउंड में ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यहाँ भी सीख लेंगे हम लोग। तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑल्सो नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरे टाइप का बॉन्ड जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, हम लोग इस तीनों को पढ़ेंगे। कोवैलेंट का और से टाइप होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल या सिग्मा पाई या हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब कोवैलेंट का ही टाइप है। मेनली यही तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं, हम लोग सारे को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड को। देखिए, हमारा टॉपिक है हमारा आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है आयोनिक बॉन्ड? तो आयोनिक वर्ड बॉन्ड जो बना है, इसमें एक टर्म है आयोनिक, मतलब आयन से आया है टर्म। और आयन क्या होता है? तो जब एटम पर चार्ज आ जाए तो उसको आयन बोलते हैं। चार्ज क्यों आता है? तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करने के कारण। अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, सो देखिए। अभी जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, यही NaCl का। तो अगर सोडियम अकेला देखें तो एटम है, कोई चार्ज नहीं है। क्लोरीन अकेला एटम है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब सोडियम अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बनना चाहे तो इसके जो वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना लूज कर देगा। और किसको लूज कर देगा? तो अगर ये क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्लोरीन को। तो इसके कारण जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है क्लोरीन को, तो इस पर +1 का चार्ज आ जाएगा, ये आयन बन जाएगा। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उस पर -1 का चार्ज आ जाएगा, ये भी आयन बन जाएगा। ये कैटायन हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, ये एनायन हुआ, नेगेटिव चार्ज आया। तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई, जिससे इनके ये आपस में जुड़ गए हैं। और देखिए एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं कंपाउंड वही MgO, पिछले वाला जैसा है, तो इसमें क्या हो रहा, सो देखें हम लोग। एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन को डोनेट कर दे, तो मैग्नीशियम पर चार्ज +2, ऑक्सीजन पर चार्ज -2, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग यहाँ हो रहा है तो ये आयन में भी कन्वर्ट हो गया है, तो ये बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। कहने का मतलब आयोनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे, उसका एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन है कि टाइप ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म when transfer of electron take place between 2 or more atoms is called ionic bond, and these compounds are called ionic compound.
अब यहाँ पर टू और मोर एटम भी बोले हैं, जबकि यहाँ पर तो दो दो एटम का एग्जाम्पल दिए थे, तो टू और मोर का एग्जाम्पल अगर देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक कंपाउंड है AlCl3, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, तो अब वो गौर करेंगे। इसमें एक एटम होगा सेंट्रल एटम और बाकी सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम कौन, तो एल्युमिनियम, क्योंकि एक ही एटम है तो उसको बीच में लिख देंगे। और तीन क्लोरीन एटम है तो तीन क्लोरीन एटम लिख देते हैं। अब एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को 3 डॉट से हम लोग दिखा दिए। और क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो 4 2 6 7, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्लोरीन सब तभी स्टेबल होगा जब तीनों ही क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और एल्युमिनियम तब स्टेबल होगा जब अपना ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो यहाँ क्या फिनोमेना क्रिएट होगा, तो अपना एक एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम को डोनेट कर देगा। तो इस तीनों ही क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला है, इसलिए तीनों पर चार्ज -1, और एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए इस पर चार्ज +3, और ये सारे स्टेबल हो गए, सबका इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन गेन हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हुई है, जिसके कारण ये सब आपस में जुड़े हुए, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्रिएट हुआ होगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, और जिस कंपाउंड में ये बॉन्ड बनता है वो कंपाउंड कहलाता है आयोनिक कंपाउंड। तो मेरे ख्याल से आयोनिक कंपाउंड आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल देख लें जहां पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे एक है Al2O3, कैसे बॉन्ड बनेगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 3 ऑक्सीजन एटम, उसको लिखिए 1 2 3 ऑक्सीजन, 2 एल्युमिनियम एटम है 1 और 2, सारे ऑक्सीजन के पास 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस एल्युमिनियम के पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ऐसे आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो कि सब एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे होगा, एल्युमिनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, ये एक एल्युमिनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को दिया, और एक इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाले ऑक्सीजन को। तो ऐसा करने से एल्युमिनियम पर 3+ का चार्ज आ जाएगा, और तीनों ही ऑक्सीजन के पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ है, लेकिन अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एल्युमिनियम फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, और इस पर भी अब +3 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण, और तीनों ही ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो स्टेबिलिटी भी गेन हो गया, ऑक्टेट भी पूरा। तो इन पर -2 -2 का चार्ज आ गया है। ठीक, तो कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार आता है ये क्वेश्चन। कहा जाएगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग कैसे हो रही है, उसको दिखाइए स्ट्रक्चर बना करके। तो ऐसे कंपाउंड का यहाँ कुछ नाम लिख दे रहे हैं, और ये सब आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। NaCl में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बना के दिखाइए। MgCl2 में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बना के दिखाइए। AlCl3 में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, MgO में किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, Na2O में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, Al2O3 में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, KCl में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो ऐसे करके ये ETC क्या मतलब इतना कर लिए तो आपको समझिए कि लगभग सारा हो ही गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इतने आयोनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग किस तरह से हो रही है वो आपको करके दिखाना होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे ख्याल से आप आयोनिक बॉन्ड को समझ गए। फिर से एक बार समझ लें, टाइप ऑफ बॉन्ड in which transfer of electron take place between 2 or more atoms is called ionic bond, and these compounds are called ionic compound. Clear है। अब ये ionic compound जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ionic compound। तो थोड़ा हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compound। आइए समझते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इन एटम्स को, मेटल और नॉन मेटल को आपस में जोड़ करके रखेगा, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनका जो स्टेट होता है ना, ये हमेशा सॉलिड स्टेट होता है। तो सॉलिड इन स्टेट होंगे ये सारे आयोनिक कंपाउंड। इसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये हार्ड भी होंगे, सॉलिड तो है नहीं,
साथ साथ हार्ड इन नेचर, ये हार्ड भी होते हैं। तो अगर स्टेट की बात की जाए तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट होगा और ये हार्ड होता होगा। दूसरी बात अगर करें हम लोग कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होगा ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई एमपी एंड बीपी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। अब ये क्वेश्चन भी है कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। ऐसे कभी क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई एमपी एंड बीपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझते हैं इसको। तो अभी आपको क्या बताया कि आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। तो जब उस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा ना, तो लार्ज अमाउंट में उसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, तो हीट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी चाहिए और लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, इसलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहे वर्ड में तो ऐसे लिख सकते हैं कि इन आयनिक कंपाउंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन देयर एटम्स एंड एज अ रिजल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम। To break this bond, there is a large amount of energy required in the form of heat, due to which ionic compounds having very high MP and BP। समझ गए। तीसरी पॉइंट की बात अगर हम लोग करें, दो पॉइंट तो समझ गए, तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो दे आर बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब भी अपने सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो बैड कंडक्टर होंगे, बट दे आर ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म, अब इस बात को समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जो है जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन वही जब पानी में घुले हो या मोल्टेन स्टेट में हो तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है। अब सोचो क्या रीजन होगा अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट दे आर गुड कंडक्टर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो आयनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल है ही नहीं जिससे इलेक्ट्रिसिटी उससे होकर के पास कर सके। तो जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो ये बैड कंडक्टर हो जाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही ये आयनिक फॉर्म में आ जाए तब तो ये आयन में टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो आयन के थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कैरी हो सकता है, क्योंकि आयन तभी ना होगा या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उससे भी इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है। तो दोनों ही केस में यानी कि जब एक्वस फॉर्म में कर दें तो जो आयन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर हो जाता है, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है, फिर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए बैड कंडक्टर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो घुल जाते हैं, बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी में तो घुल जाएंगे आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब। तो इसमें क्यों नहीं डिसॉल्व होंगे, तो देखिए सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। आयोनिक कंपाउंड में तो प्लस माइनस का चार्ज बना तो उसको पोलर बोलते हैं, जहां पोल बन रहा हो प्लस माइनस का। तो सॉल्युबिलिटी का एक रूल है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो पोलर है ना सॉल्यूट, वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। वाटर भी पोलर है, क्योंकि वाटर का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वो H2O होता है, इसमें डाइपोल बनता है, ऑक्सीजन माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज। इलेक्ट्रोपोजिटिव ज्यादा है, ये कम है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ प्लस चार्ज देते हैं, माइनस चार्ज दे देते हैं।
तो इसलिए ये पोलर है। तो जो पोलर होगा सॉल्वेंट वो पोलर सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर है क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे बनता है, NaCl है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस बनता है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे जैसे अल्कोहल वगैरह, तो अल्कोहल तो नॉन पोलर है, C2H5OH, ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्यूट रहेगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये आसानी से अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाएगा, केरोसिन में डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं डिसॉल्व। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से चारों का एक्सप्लेनेशन भी आप समझ चुके होंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम लोग ने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इसको कवर अप कर लिया है।